कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। और बेसिकली ये लेक्चर मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं फोटो इलेक्ट्रिक के अलग से न्यूमेरिकल का एक लेक्चर बना दूंगा जिसमें मैं सारे टॉपिक को कवर करूंगा। ठीक है, तो सर क्या क्या बातें हैं इसमें? बहुत ज्यादा बच्चा फॉर्मूले नहीं है, सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं का यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो अपन लोग जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक कौन कौन से फॉर्मूले आए थे। ठीक है, याद करो बच्चा, सबसे पहले जो आप लोगों ने डिस्कस किया था कि एनर्जी ऑफ फोटोन, याद है? तो एक फोटोन का जो एनर्जी होता था वो होता था h इंटू म्यू। ठीक, पहली चीज जो हमने डिस्कस करी थी एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज E इज इक्वल टू h म्यू। और क्या पढ़ा था सर? और हमने पढ़ा था बच्चा, अगर आपको याद हो, मोमेंटम याद है? फोटोन का मोमेंटम कितना होता है? तो सर P इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था h बाई लैम्डा, ऐसा पढ़ा था। और क्या पढ़ा था बच्चों? और हम लोगों ने पढ़ा था, जरा आपको याद हो तो एक फेमस सा इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था आइंस्टीन वाला, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मैं इसको लिख रहा हूं h म्यू माइनस h म्यू नॉट। ठीक है, इसी को हम लोग बच्चा कई बार बोलते हैं, कई बार क्या इसको h म्यू नॉट को क्या बोलते थे हम लोग? याद है? वर्क फंक्शन। ये वही वर्क फंक्शन है बच्चा जो कि हमें रिक्वायरमेंट होती थी उस मेटेलिक सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और ये म्यू नॉट क्या होता था? मैं एक रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है, एक बार देख लो, वार्म अप हो जाओ, ताकि न्यूमेरिकल्स के लिए जब आप लोग लेक्चर देखो तो एक बार आपको याद आ जाए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। म्यू नॉट बेटा अगर आपको याद हो तो ये क्या होता था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो किस लिए इंपॉर्टेंट होता था? सर ये मिनिमम उस एनर्जी की फोटोन, जो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को उसमें से निकाल सके, तो जो फोटोन आके पढ़ रहा है उस फोटोन का मिनिमम, है ना, मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थी वो इतना होना चाहिए था, म्यू नॉट। ठीक है, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे वो इलेक्ट्रॉन उस मेटेलिक सरफेस से बाहर आ जाए, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते थे। इसका एक और चीज मैं लिख सकता हूँ h म्यू माइनस h, और म्यू नॉट को बच्चा लैम्डा के टर्म में अगर लिखो तो c बाई लैम्डा नॉट, दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना फ्रीक्वेंसी और किसमें बीच, वेवलेंथ के बीच में रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो वेवलेंथ घट जाएगा। तो ये होता था मिनिमम वेवलेंथ, जो फोटोन आ रहा है उसका मिनिमम वेवलेंथ, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन हो उस मेटेलिक सरफेस से बाहर निकल जाए। और सर स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला एक बच्चा फॉर्मूला आया था, अगर आपको याद हो तो यही, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता था कि सर जो इलेक्ट्रॉन निकला है किसमें से, उस मेटेलिक सरफेस में से जो इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलता था ना बच्चा, याद आ रहा है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक, तो वो इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो, है ना, हम तो हर एक इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहते हैं ना कि वो इस पे कैथोड से एनोड तक ना पहुंच पाए, तो हमने एनोड पे क्या किया था? नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया था। तो जो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे फोटोन्स के आने के बाद, तो मैंने कहा था ना, कुछ 2 बार टकराएगा, कुछ 3 बार टकराएगा, हो सकता है कुछ सबसे कम बार टकराएगा। तो जो सबसे कम बार टकराएगा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम। तो हमको तो सारे इलेक्ट्रॉन को रोकना है ना, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा उसको भी हम रोक देना चाहते हैं, तभी तो फोटो करंट 0 आएगा, है ना। तो उस केस में हमने फिर ड्राइव क्या किया था कि Ke मैक्स, ये ध्यान रखना है, ये काइनेटिक एनर्जी Ke मैक्स होता था, है ना। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV नॉट, याद है? हमने किया था लास्ट क्लास में, लास्ट में जो हमने पढ़ा था, टॉपिक डिस्कस किया था, वो यही किया था। तो वहां से Ke मैक्स इज इक्वल टू EV नॉट करके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो EV नॉट इज इक्वल टू h म्यू माइनस h म्यू नॉट। तो V नॉट इज इक्वल टू h बाई E म्यू माइनस, या मैं वर्क फंक्शन के टर्म में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें बेटा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। बेटा मैं ढंग के क्वेश्चन भी कराऊंगा, लास्ट ईयर आपके IITs में जो एक क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारा मैं डिस्कस करूंगा, देखता हूँ मैक्सिमम कितना क्वेश्चन डिस्कस कर पाता हूँ। हाँ, बट ये होगा कि इस क्लास के बाद आप लोग को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें कोई दम नहीं है, हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलो देखो, सबसे पहले बच्चे एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं जो बहुत फेमस है, स्कूल के एग्जाम में भी पूछता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यूनिट्स को लेके, तो हम लोग धीरे धीरे करके सबको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन में ही मैं सारी चीजें क्लियर करते रहूंगा, इसलिए ध्यान से सारे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे।
जैसे मान लो बच्चे आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि जैसे आपसे बोलेगा कि भाई साहब मान लीजिए कि एक रेडिएशन है जो किसी मेटेलिक सरफेस पे पड़ रहा है और आपको उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे देगा। ठीक है, आपको उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे देगा। मान लो मुझे क्वेश्चन में दिया है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है लेट अस टेक 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि बताइए उसका वर्क फंक्शन क्या होगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपसे पूछा है बच्चों कि एक वेव है जिसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब जो भी फोटोन आ रहा है मेटेलिक सरफेस पे पड़ रहा है, ठीक है, अब किसका लाइट होगा वो देख लेना। और सिंपली आपसे वहां पे वेवलेंथ उन्होंने दे दिया है और आपसे पूछा है कि बताओ कि उसका वर्क फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो सर कैसे करेंगे? याद करो बच्चा, वर्क फंक्शन के लिए अपन लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा है, यही था ना अपना वर्क फंक्शन। तो क्या लिख सकते हैं सर, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू होता है hc बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, hc बाई लैम्डा नॉट। ये आई थिंक थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं पहले। चलो ठीक है, फाई इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा नॉट। अच्छा, तो अब बेटा हम लोग डायरेक्टली अगर सॉल्व करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं सर। x की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, याद करो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 और c की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट वन लैम्डा नॉट आपको दिया हुआ है कितना 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। बेटा अगर इसको मीटर में करें तो क्योंकि ये स्पीड भी है किसमें दिया हुआ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड नहीं है। h ये भी जूल में आपका दिया हुआ है तो इसको भी कर लो, तो 5000 इंटू 10 टू द पावर -10। समझ गए? तो इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा आपका जूल में आएगा। ठीक है, इस केस में जो आपका आंसर आएगा बच्चा किस में आएगा, जूल में। ठीक है, वही बच्चा अगर मान लो एक तो ये तरीका हो गया सर, हाँ अगर जूल में ऑप्शंस में आपके पास है तो आप जूल में कर लेना। तो कभी भी अगर मुझे वर्क फंक्शन निकालना होगा तो मेरे पास फॉर्मूला है hc बाई लैम्डा। अब सर इसमें और क्या कर सकते हैं बच्चा, कई बार जो आंसर है ना आपको दिया हुआ रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो जो भी आंसर है अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड कर देना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से। ठीक है, जब आप 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से इसको डिवाइड करोगे तो आंसर यू गेट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और सर कुछ कर सकते हैं तो देखो कई बार इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, डायरेक्टली भी हम लोग वर्क फंक्शन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर मुझे चाहिए तो। उसमें क्या करना है सर, देखो कुछ नहीं करना बच्चा, सिंपली आप सीधा इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आता है वो आता है 12375 अपॉन ये जो आपका वेवलेंथ रहेगा बच्चा, ये किस में रहेगा आपका आर्मस्ट्रॉन्ग में। अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में होगा तो यू कैन सिंपली यूज 12375 अपॉन लैम्डा। ठीक है, 12375 लैम्डा ये किस में रखना है, आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो सीधा आप लोग, आपको इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है तो आर्मस्ट्रॉन्ग में रखोगे तो बच्चा यूज करेंगे 12375 बाई लैम्डा। लैम्डा की जो वैल्यू है 5000 यहाँ पुट कर दो तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, एक और चीज यूज कर सकते हो आप चाहो तो यहाँ पे 12375 बाई लैम्डा, तो इस केस में आप पुट कर देना नैनोमीटर तो आपका ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो डायरेक्ट क्या है, एक तरीका क्या है कि सर सिंपली hc बाई लैम्डा नॉट करके h की वैल्यू, c की वैल्यू और लैम्डा नॉट जो दिया हुआ इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जूल में आंसर आ जाएगा। अगर सर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हैं तो क्या करें, तो बच्चा अगर लैम्डा का वैल्यू अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया हुआ है ना, तो 12375 कर लो। अगर लैम्डा का वैल्यू नैनोमीटर में दिया हुआ है तो 123750 कर लो। ठीक है, तो आपको आंसर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। तो अब इसके ऊपर मैं 10 न्यूमेरिकल करा के तुम्हारा टाइम पास कराऊं, वैसा कोई मेरा इरादा नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो। पहला वैरायटी, तो पहला वैरायटी था अपने पास बच्चा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और आपसे वर्क फंक्शन कैलकुलेट करवाएगा। ठीक है, पहला आपने कर लिया। किसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन, अब देखो उसमें बहुत क्वेश्चन मैं जबरदस्ती वाला लिख के नहीं बताने वाला हूं। ठीक, दूसरा मैंने कह दिया एक और इसी के बेसिस पे, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है,
तो बच्चा हमें याद है ना कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, तो सर E इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक, पक्का, E इज इक्वल टू एच म्यू। और अगर हम उसको किसके टर्म में लिखे, लैम्डा के टर्म में लिखे, तो एच सी बाई लैम्डा, अभी तुरंत ही पढ़ा था, ठीक है। तो अगर आपसे बोलेगा कि बताइए एक फोटोन आके इलेक्ट्रॉन पे टकराया, ठीक है, मतलब आगे उसने अपनी एनर्जी उसको दी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो बताइए उसके पास कितनी एनर्जी होगी। तो हम निकाल सकते हैं बच्चे इस फॉर्मूला का यूज करके। फिर से वही कहानी, मान लो क्वेश्चन में दिया था कि भाई साहब एक जो रेडिएशन आ रहा है उसमें जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ मान लो आपको, फिर से मैंने सेम क्वेश्चन ले लिया, 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, ठीक है। तो बताइए उस इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन का ये जो मान लो मेटेलिक सरफेस पे आके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो एमिट हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी या कितनी एनर्जी फोटोन ने इसको दी है। तो फिर से वही यार, पिछली बार थ्रेशोल्ड क्या होता था, उसको निकालने के लिए, और मैं बोल रहा हूँ कि आगे उसको दे कितना रहा, मतलब जो रेडिएशन आया और मेटेलिक सरफेस पे पड़ा तो उसने इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी दिया। तो कितना एनर्जी दिया सर, तो इज इक्वल टू एच, लैम्डा के टर्म में लिखे तो एच सी बाई लैम्डा। फिर से वही कहानी, अगर मुझे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, किसमें चाहिए बच्चा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, और ये आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया हुआ है, तो हम यूज कर लेंगे 1 2 3 7 5, और आर्मस्ट्रॉन्ग कितना आ जाएगा आपके पास 5000, तो आंसर किसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अगर मुझे नैनोमीटर में दिया रहता तो 123750 अपॉन 5000, और ये इस बार किसमें लिखते हैं हम लोग, नैनो, अगर मान लो ये नैनोमीटर में दिया हुआ रहता तो अपना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक जीरो का फर्क पड़ रहा है और कुछ नहीं। और अगर सर जूल में दिया होता तो हम फिर से वही कहानी करते हैं, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी थी बच्चा, आर्मस्ट्रॉन्ग में है, तो 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। समझ गए। तो एक तो आपसे एनर्जी ऑफ फोटोन पे मैंने करा दिया, एक मैंने आपसे क्वेश्चन करवा लिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पे क्वेश्चन कर लिया, ठीक। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं, टाइम पास वाला समझ में आ गया। देखो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर एक टीचर कराते हैं। मैं लेवल अभी मैं आपको एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल अप करूंगा कॉम्पिटिटिव वाला, अभी सिर्फ वार्म अप चल रहा है। देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल देन व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कि हमने कहा कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी जो है लाइट का, अगर उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर उसको डबल कर दें हम लोग, तो बताइए कि व्हाट हैपेंस टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ था उसके काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है कि सर फोटो, देखो मैं चैप्टर भी पढ़ाते चल रहा हूँ क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है, कि सर जो फोटोन्स अपनी एनर्जी लेकर आती हैं वो जितना ज्यादा एनर्जी उनके पास होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को देंगी, और इलेक्ट्रॉन के पास जितना ज्यादा एनर्जी मिलेगा उतना ज्यादा एनर्जी से वो बाहर निकलेगा, है ना। और जितना ज्यादा एनर्जी लेके बाहर निकलेगा उसके पास उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हमसे पूछा है कि जो फोटो उधर से लाइट आ रहा था अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो बताओ इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात बताओ बच्चा, हमने बहुत फेमस एक फॉर्मूला पढ़ा है, ये वाला K max इज इक्वल टू Hv माइनस Hv नॉट वर्क फंक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो कैसे सर, तो मान लो बच्चा स्टार्टिंग की अगर बात करूं कि इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं Ke max का, तो एक बात बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या लिखूंगा मैं, h म्यू माइनस 5 वर्क फंक्शन बच्चा, भाई ये देखो h म्यू माइनस 5। अब कंडीशन कि सर क्वेश्चन में क्या बोला है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल, अगर डबल कर दिया जाए तो डबल करेंगे बच्चा तो जाहिर सी बात है कि Ke max पे यार कुछ तो फर्क पड़ेगा, तो नया वाले को मैं Ke डैश ले सकता हूँ, ठीक, एकदम आराम से समझो, स्पीड में बढ़ा दूंगा धीरे धीरे, या तो आप फॉरवर्ड करके देखा करो, ठीक है, अगर लगता है कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हो तो h इंटू फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू म्यू, ठीक है, डबल किया हमने, डबल माइनस वर्क फंक्शन 5 रह जाए। अब बोलोगे सर वर्क फंक्शन क्यों नहीं बदला, तो बेटा वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, मेटेलिक सरफेस पे, कौन सा सरफेस है ना,
समझ रहे हो ना, ऊपर से जो फोटोन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी पे वर्क फंक्शन नहीं डिपेंड कर सकता। हर एक मेटल का इंडिविजुअल वर्क फंक्शन होता है कि हम इलेक्ट्रॉन निकाल, अगर मेरे से निकलेगा तो हमें कम से कम इतना चाहिए, तो हर एक मेटल के लिए यूनिक होता है। और हम जो अभी जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो उसी मेटेलिक सरफेस के लिए कर रहे हैं, सेम के लिए। पहले केस में भी वही, दूसरे केस में भी वही, सरफेस नहीं चेंज किया है, तो वर्क फंक्शन दोनों केस में सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा सर, यहां तक तो बात आपकी समझ में आ गई। अब सर देखो मैं थोड़ा सा मैथ्स लगा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। एक बात तो बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 टाइम्स h म्यू माइनस, अगर मैं अपने मन से यहाँ पे एक -2 लगा दूं, है ना, मैं -2 और +2 और ये बाहर में अगर -5 रहने दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या यार? ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने मैथ्स में अगर एक माइनस के एक प्लस किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेट पुट आके यही चीज है जो यहाँ लिखी है वो यहाँ पे भी। सर ऐसा क्यों किया आपने? बस थोड़ा सा तुम्हें समझाने के लिए। तो 2 को बच्चा अगर इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h म्यू -5 + 5। देखो ऐसा है, तो जो नया वाला काइनेटिक एनर्जी आ रहा है बच्चा, नया वाला काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये कितना आ रहा है? देखो तो h म्यू -5 क्या था, इनिशियल, यही था ना, इनिशियल वाला काइनेटिक एनर्जी। तो नया वाला जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स आएगा वो क्या आ रहा है, 2 टाइम्स इनिशियल वाला काइनेटिक एनर्जी। बच्चा देखो, इनिशियल वाला काइनेटिक एनर्जी +5। मतलब ऐसा हुआ कि जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे, है ना, जो लाइट आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर हमने डबल कर दिया है तो जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो डबल से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। देखो डबल 2 टाइम्स के इनिशियल तो हुआ ही हुआ और साथ ही साथ +5 वर्क फंक्शन कुछ और जुड़ गया। तो मतलब कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो नया वाला काइनेटिक एनर्जी होगा, बदला हुआ जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो मोर देन डबल। तो वी कैन राइट, ऑप्शन में आपके पास रहेगा कि डबल होगा या हाफ हो जाएगा या ट्रिपल होगा या मोर देन डबल होगा या लेस देन डबल होगा। तो आंसर इज मोर देन डबल। समझ गए? ठीक है, तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और किसके बीच में एक न्यूमेरिकल कर लिया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम फॉर्मेट में बच्चा स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्या था क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल, देन व्हाट हैपेंस टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यार काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज करा दी हो तो हमने ये पढ़ा कि सर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का हो वो भी बढ़ेगा, यानी अब मुझे इधर से ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, है कि नहीं है? यानी कि फ्रीक्वेंसी का बेटा फर्क तो पड़ता है स्टॉपिंग पोटेंशियल में, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी अपन बढ़ाएंगे उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम कैलकुलेट करने की डबल करेंगे तो क्या होगा, सेम फॉर्मेट बच्चा। पिछली बार हमने ये वाला फॉर्म लगाया था के मैक्स h म्यू माइनस h म्यू नॉट वाला, अभी थोड़ी देर पहले, सॉरी वर्क फंक्शन एक ही चीज है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल में देखो क्या था, यही था के मैक्स ev नॉट के बराबर। सब रीजन समझा चुका हूं कहां से आते हैं। तो एक बात बताओ, शुरुआत में अगर हम बात करें कि सर स्टार्टिंग में आपके पास क्या हो, मैंने कहा स्टार्टिंग में मान लो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू किसी फ्रीक्वेंसी म्यू के लिए अगर हम देख रहे हैं तो आई कैन राइट h म्यू बाई e माइनस 5 बाई e। अच्छा सॉरी यहाँ e आएगा ना, गड़बड़ हो जाता। ठीक है, v नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल h म्यू बाई e वर्क फंक्शन बाई e। अच्छा सर, अब मैंने कहा कि बाद में आपने क्या किया है, तो मैं मान लो इसको v नॉट डैश दे देता हूं कि सर अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज आएगा। इसको मान लो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिया, तो नया वाला जो होगा बच्चों को क्या हो जाएगा, देखो तो 2 टाइम्स, अरे 2 म्यू किया ना तो ये 2h म्यू बाई e, ठीक है, माइनस 5 बाई e। देखो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल गया। अब कितना होगा वो चेक करना है, तो फिर से वही फॉर्मेट जो पिछली बार किया था। मान लो मैंने फिर से थोड़ा सा मैथ्स लगा दिया, 2h म्यू बाई e माइनस 2 बाई e। अगर मैंने मान लो -2 बाई e किया है तो बैलेंस करने के लिए +2 बाई e, और ये जो भाई साहब बाहर थे -5 बाई e, उसको एज इट इज लिख दिया। अब देखो जरा क्या हो जाएगा बच्चा, अगर 2 को मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, h म्यू बाई e माइनस 5 बाई e प्लस 2 बाई e माइनस 5 बाई e, बच्चे क्या हो जाएगा 5 बाई e। ध्यान से देखो तो बच्चा h म्यू बाई e माइनस 5 बाई e यही तो था हमारे पास इनिशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया, 2 टाइम्स देखो
इनिशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लस फाई बाई ई, ये कौन सा है हमारा नया वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस बार भी देखो बच्चे क्या हुआ है, नया वाला जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अगेन डबल से थोड़ा ज्यादा, यानी मोर देन डबल। तो ये भी फॉर्मेट समझ में आ गया होगा आप लोग को कैसे मैं यूज कर रहा हूं, या तो केई मैक्स के टर्म में क्वेश्चन रहेगा या तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में रहेगा, समझ गए। तो यही दोनों के साथ वो बार बार आपके साथ खेलता रहेगा, ठीक। सॉरी, इसको नोट डाउन करो, नए वेराइटीज पे चलते हैं। चलो बच्चों देखो, जेई 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे दिखा हो, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, आप लोग पीडीएफ फॉर्म में देख लेना, बाकी मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, ठीक। क्या बोला है कि भाई साहब एक सोडियम एमिटर है, ठीक है, मतलब यार एक सोडियम का मान लो प्लेट है, उस पर लाइट आके पड़ रहा है, लाइट आके पड़ रहा है, तो उसमें हमें रिलेशन दिया हुआ किसके किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में, ठीक। मैंने बोला था बेटा बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, आप थोड़ा सा सोचो कि 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, तो थोड़ा देखना भी आना चाहिए। किसके बीच का ग्राफ है बच्चे, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, जो लाइट आके पड़ रही है ना उस सोडियम एमिटर पे, उसकी है। अच्छा, तो सर मुझे यहाँ पे निकालना है वर्क फंक्शन, ठीक। 2 कौड़ी का सवाल है, एकदम 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। कैसे सर, आपको अगर बच्चा याद हो जरा, तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है 4, 6, 8, 10, और आपको भी अच्छी तरह पता है कि जब फ्रीक्वेंसी बहुत छोटा होता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई रोल नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता, याद है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जब फ्रीक्वेंसी 0 के आसपास है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ नहीं मिल रहा है। जब फ्रीक्वेंसी 4 पे पहुंचा है, 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज की रेंज में जब आया है, तब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है। ग्राफ बनाया ना बच्चे की, ग्राफ भी मैंने बता के आपको बना के दिखाया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ कुछ ऐसे ही बनता था, है ना। तो देखो 4 के बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, क्यों सर, क्योंकि ज्यादा एनर्जी मिल रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगा तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ जाएगा, यानी हमें ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, इसीलिए सर ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बना है। तो मुझे क्या पूछा था, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता था, मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू क्या एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ दैट सरफेस, उस सरफेस से निकालने के लिए जो हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का बच्चा फॉर्मूला क्या होता है, देखो तो सर ये होता है phi इज इक्वल टू h इंटू म्यू नॉट, है ना। तो बेटा ये म्यू नॉट कितना होगा, तो जहां पे देखो, जहां पे स्टॉपिंग, यहां से देखो इस 4 के बाद ही, इस पॉइंट के जस्ट बाद, 4 के जस्ट बाद से स्टॉपिंग पोटेंशियल का रोल शुरू हो गया है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का रोल कब शुरू होता है, जब इलेक्ट्रॉन सरफेस को मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ जब बाहर निकलेगा तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी एक्टिवेट होगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का तो कोई रोल ही नहीं होता है कि नहीं। तो कहां से बच्चा, ये है ना सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसी के बाद ही तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ, तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कुछ वैल्यूज यहां से देखो ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में चढ़ रहा है, देख रहे हो, इस पॉइंट के जस्ट बाद। तो सर अब क्या रहेगा, तो बच्चा अब h की वैल्यू लगा दो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और म्यू नॉट बच्चा फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बोलो, इंटू 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, तो इस बार जो आंसर आएगा किसमें आएगा, जूल में आएगा बच्चा, किसमें आएगा आंसर, जूल में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो जो भी आंसर आएगा उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो, तो जो आंसर हो जाएगा वो किसमें आ जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सर क्या मजाक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन तो वर्क फंक्शन, अगर आप इस ग्राफ को स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए क्वेश्चन पहाड़ बन जाएगा। अगर आप ग्राफ को स्टडी करके फटाक से समझ गए तो आपने 2 मिनट में क्वेश्चन कर लिया, समझ गए। चलो और देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आए। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जेईई 2019 का ही क्वेश्चन है ना। क्या है, मैंने शॉर्ट में लिखा बच्चा, पूरा स्टेटमेंट लिखना पॉसिबल नहीं है, बाकी यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। देखो जरा दिया हुआ है कि बच्चा फ्रीक्वेंसी जब, ठीक है, किसी लाइट सोर्स का फ्रीक्वेंसी जब म्यू था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल था -v0/2। फिर बोलता है कि जब वही जो लाइट इंसिडेंट कर रहा था, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने μ/2 कर दिया, मतलब जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी को आधी कर दी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे -v0 मिला, ठीक है। ये v0 स्टैंड फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, म्यू फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट जो पढ़ रहा है। अब बोला फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब म्यू नॉट हमसे पूछ लिया है। अब फिर टेंशन की सर ये दिया हुआ, ये कहां से पहुंचेंगे,
तो भाई साहब फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन के लिए तो एक ही फॉर्मूला ही हमारे पास, ये देखो V नॉट इज इक्वल टू एच म्यू, ये वाला। तो एक बात बताओ, चलो इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा थ्रेशोल्ड, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला अगर अपन फॉर्मूला लगाएं तो E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो कितना है, माइनस वी नॉट बाई टू, माइनस वी नॉट बाई टू, ठीक, माइनस वी नॉट बाई टू इज इक्वल टू एच। तो फ्रीक्वेंसी बच्चा कितना है, म्यू। इस फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है माइनस वी नॉट बाई टू, तो वी नॉट बाई टू लिख दिया, माइनस एच म्यू नॉट, इसको वर्क फंक्शन, यही म्यू नॉट निकालना है मुझे, एच म्यू नॉट हम लिख सकते हैं या वर्क फंक्शन में ऐसा ले लिया, ठीक है। इसको मान लो मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं। नेक्स्ट केस में बच्चा क्या बोला है कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को आधा कर देते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस म्यू नॉट हो जाता है। इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन हमने बनाया इसी के थ्रू, E इंटू माइनस वी नॉट, E इंटू माइनस वी नॉट इज इक्वल टू, और फ्रीक्वेंसी को बेटा देखो आधा कर दिया तो h इंटू म्यू बाई टू माइनस 5। वर्क फंक्शन तो वही रहेगा क्योंकि सेम मेटेलिक सरफेस पे ही हम लोग लाइट को एमिट करा रहे हैं, तो वर्क फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही सरफेस चेंज करोगे वर्क फंक्शन बदल जाएगा, ठीक है। तो सरफेस वही था, बस हमने फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ किया है, इसीलिए वर्क फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इक्वेशन 2 ले लिया। अब अगर हम लोग बच्चे अगर इन दोनों को अब देखो करनी नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाएंगे, ठीक है। अगर दोनों को मान लो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास क्या आएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो E माइनस वी नॉट बाई टू माइनस माइनस ई वी नॉट, है ना। E माइनस वी नॉट बाई टू माइनस ई वी नॉट इज इक्वल टू, इधर देखो बच्चा क्या हो जाएगा, एच म्यू माइनस 5 माइनस एच म्यू बाई टू प्लस 5। समझ में आया बच्चा, माइनस है तो ये माइनस एच म्यू नॉट, और ये क्या बन जाएगा प्लस 5। तो ये देखो बच्चा यहां से ये और ये तो हो गया कैंसिल, और यहाँ देखो माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ई वी नॉट बाई टू इज इक्वल टू, ये एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट बाई टू बच्चे क्या हो जाएगा, देखो एच म्यू बाई टू, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो 2 से बच्चा 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया ई वी नॉट इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। देखो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच म्यू। सर अब इससे क्या फायदा होगा, अब इससे देखते हैं जरा हम क्या फायदा निकाल सकते हैं। तो अगर ई वी नॉट की वैल्यू बच्चा देखो कितना है एच म्यू, तो अगर मैं इसमें ले जाके पुट कर दूंगा तो मेरा काम बच जाएगा क्या, इधर स्पेस है लिखने लायक, हाँ इधर है, चलो इधर देखो। तो इस वाले में देखो बच्चा इक्वेशन 1 में अगर पुट करें तो E इंटू माइनस वी नॉट, तो यहाँ पे मैंने कर दिया माइनस एच म्यू बाई टू, देखो ये था ना E माइनस वी नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, एच म्यू की वैल्यू आई हुई है हमारे पास E वी नॉट, तो एच म्यू बाई टू है ना, एक सेकेंड, हाँ ई वी नॉट इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। तो माइनस एच म्यू बाई टू इज इक्वल टू एच म्यू माइनस, अब मजे कर लो तुम लोग, वर्क फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, एच म्यू नॉट है कि नहीं। यहाँ पे वर्क फंक्शन बेटा ये होता था ना एच म्यू नॉट, यही म्यू नॉट की वैल्यू तो निकालनी है, अब तो निकल जाएगा ना आराम से बेटा। देखो एच दोनों में से निकल के यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, अरे दोनों म्यू में एच एच कॉमन लेके इधर से उड़ा दो, तो आपके पास क्या बच जाएगा, जरा ध्यान से देखो तो माइनस म्यू बाई टू, और ये वाला भी बच जाएगा, इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे माइनस म्यू नॉट। अब देखो बच्चा माइनस माइनस म्यू बाई टू, म्यू बाई टू कितना हो जाएगा, माइनस 3 म्यू बाई टू इज इक्वल टू माइनस, यही था ना अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट। तो देखो माइनस ने माइनस को उड़ा दिया, तो जो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मुझे कितना हो जाएगा, 3 म्यू बाई टू। समझ गए। तो देखो मैंने कुछ किया नहीं, जो चीजें उन्होंने बोली थी उसको अप्लाई करते गया, आगे तो भैया थोड़ी सी मैथ्स लगाई और सॉल्व कर लिया। समझ गए, नोट करो इसको, और क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चे एक और क्वेश्चन, ये जेई 2016 में पूछा था, ठीक है। क्या है सर, बोला कि मान लो यार एक लाइट है ना, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, अगर वो किसी सरफेस पे जब स्ट्राइक की तो जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला उसकी जो वेलोसिटी थी आपको v दी हुई है। अच्छा,
अब बोला कि अगर हम उसकी वेवलेंथ को 3 लैम्डा बाई अगर हमने 4 कर दिया तो बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, कि पहले लैम्डा था तो वेलोसिटी v था, अरे जो लाइट आ रहा है उसमें जो फोटोन है उसका आपको वेवलेंथ दिया हुआ था लैम्डा, तो अब जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है उस इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी थी वो थी v। अब बोला कि अगर हम लोग इस वेवलेंथ को 3 लैम्डा बाई 4 कर देंगे तो बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, चलो देखो, तो एक बात बताओ बच्चा कि अगर हम लोग फिर से वही चले कि सर वेलोसिटी की अगर बात आ रही है तो मेरे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, अच्छा काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। देखो इधर वेलोसिटी मतलब हम किसके बारे में बात करने वाले, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था इसी में बच्चा आता है ना, 12 mv²। तो एक बात बताओ, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बोलो के ई मैक्स, व्हाट वी कैन राइट दैट इज एच, और इस बार बच्चा लैम्डा के टर्म में है तो एच सी बाई लैम्डा ले लूं, एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब बताओ, बाद में बच्चा हमने क्या किया है कि इस लैम्डा को चेंज किया है, तो अगर आप लैम्डा को चेंज करोगे तो जाहिर सी बात है कि उसके के मैक्स में फर्क पड़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², मास तो चेंज होगा नहीं, मास तो वही रहेगा, तो चेंज किस में होने वाला है, वेलोसिटी में ही होने वाला है। तो मैं चलो इसको उस फॉर्म में भी अगर लिखूं कि हाफ mv² इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस 5। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? इसको मान लो मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब बताओ नेक्स्ट केस में बच्चा, नेक्स्ट केस में अगर मैं मान लो जब मैंने इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी जो वेवलेंथ, उसको जब 3 लैम्डा बाई 4 लिखोगे तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, हाफ m, नया वाले वेलोसिटी को मान लो मैंने v1 का स्क्वायर लिख लिया, तो h c लैम्डा की जगह बच्चा क्या हो जाएगा 3 लैम्डा, और बाई 4 कहां चला जाएगा ऊपर, माइनस वर्क फंक्शन तो बेटा वही रहेगा क्योंकि हमने ये सरफेस चेंज नहीं किया। देखो मैं बार बार रिपीट इसीलिए करता हूं कि आपके दिमाग में घंटी बज जाए कि बच्चा सरफेस तो वही रहा ना, तो वर्क फंक्शन नहीं बदलेगा। अच्छा सर, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब थोड़ी सी अगर हम लोग गणित लगाने की यहाँ पे कोशिश कर, जो अब तक करते आए हैं, तो वही चीज अगर मैं फिर से लगाने आपको बोलूं तो बच्चे ये 4/3 एच सी बाई लैम्डा माइनस, अब देखो यहाँ पे फिर से 4/3 है, तो मैंने फिर से 4/3 को कॉमन लेने के लिए फिर से वही पुराना वाला चाल चल दिया, क्या सर 4/3 माइनस 5, अगर माइनस में किया तो बेटा प्लस में भी करना पड़ेगा ना, प्लस 4 3/5, और ये बाहर में अपना -5। समझ गए? तो इससे फायदा क्या हो गया जरा चेक करो आप लोग ध्यान से, तो 4/3 फिर से अपने पास बच्चा आ जाएगा कॉमन, तो 4/3 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, देखो एच सी बाई लैम्डा माइनस 5/5, और ये 4/3 प्लस 4/3 5 माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास, एलसीएम लोगे तो -3 5, अरे 1 है ना, एलसीएम लोगे तो -3 5 और ये +4 5, तो बच क्या जाएगा हमारे पास +5/3। ठीक है बच्चा, यहाँ तक आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई दिक्कत या कोई तकलीफ हुई होगी। और अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं वेलोसिटी के टर्म में अगर लिखना चाहूँ, या आप एक काम करो दोनों को पकड़ के डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों को अगर हम लोगों ने पकड़ के डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, इधर स्पेस तो है, चलो देखो अगर दोनों को पकड़ के डिवाइड कर दिया बच्चा तो हाफ 1/2m तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर है स्पेस, दिख तो नहीं रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ ताकि हमारे लिए दिखना आसान हो जाए। ठीक है, जगह बना लिया। ओके, तो अब बच्चा ध्यान से देखो आप लोग, अगर आप इसमें से इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा v1 का स्क्वायर अपॉन v² इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 4/3, देखो इधर 4/3 एच सी बाई लैम्डा माइनस 5 प्लस 5/3 डिवाइडेड बाई, बच्चा यहाँ पे क्या है देखो एच सी बाई लैम्डा माइनस 5। ठीक है, अब बच्चा इन दोनों को अगर इन दोनों के अगर फॉर्म में डाल दें हम लोग तो आई थिंक हमारे पास आ जाएगा 4/3 प्लस 5/3
अपॉन एच सी बाई लैम्डा माइनस 5। देख लो यहां तक में कोई दिक्कत। अब अगर इसके बाद बच्चा सॉल्व कर दे हम लोग, तो नया वाला जो वेलोसिटी होगा v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इंटू 4/3 प्लस v स्क्वायर इंटू ये वाला जो भी क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिया हुआ है एज इट इज। ठीक है, आपके पास जो बच्चा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए उसमें से हमको आंसर देना है। ठीक, अभी एक्चुअली क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ नहीं है तो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा होगा, बट जब मैं एडिटिंग करूंगा तो उस टाइम पे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअल में जो हमारे पास रिलेशन आएगा बच्चा, ये कुछ मतलब दिस प्लस दिस। अब ये जब बच्चा इधर जाके रूट बनेगा तो ऑलमोस्ट हमारे पास ये जो क्वांटिटी आएगा वो क्या आएगा जरा आप बताओ। ये आ जाएगा 4/3 की पावर सॉरी ऐसे मैं ले लूं इसको v इंटू 4/3 की पावर 1/2। ठीक है, समझ गए। तो जो नई वाली वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, पहले वाले से बच्चा 4 इतना ज्यादा, ऊपर से ये वाला भी तो यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ऑप्शन में आपको ये जो दिया हुआ ये आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। अब यार मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि क्वेश्चन यहाँ पे दिखे, तो आप लोग को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चल नोट कर लो। देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है वो है कि हमें बोला है कि दो रेडिएशन है जो कि यहाँ पे ऐसे पड़ रही है। ठीक है, एक की वेवलेंथ 248 नैनोमीटर, एक की 310 नैनोमीटर है, और जो वेलोसिटी का इसका यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है इसकी वेलोसिटी है u1, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी वेलोसिटी आपको u2 दी हुई है, और u1 अपॉन u2 का जो रेशियो 2/1 दिया हुआ है। hc की वैल्यू भी आपको दे दी है, वर्क फंक्शन आपसे पूछा है। ठीक है, ये सारा कुछ दिया हुआ क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। तो उस हिसाब से मुझे क्या निकालना है सर, वर्क फंक्शन निकालना, फाई निकालना है। कैसे निकाले सर? अब याद करो यार, वेलोसिटी मतलब जब हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो याद आता है सर एक चीज जो कि काइनेटिक है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो क्या है स्टोरी, जरा देखो फिर से बच्चा फॉर्मूला लगाओ। के ई मैक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी टर्म में लिखता मैं, तो हाफ एम, मान लो इसकी वेलोसिटी u1 है बच्चा, तो हाफ एम u1 का स्क्वायर अपॉन हाफ एम u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट वालों के लिए आप लोग अगर लिखते तो क्या लिखते बताओ। आपके पास लैम्डा आपको पता है ना, तो हम लोग दोनों के लिए एनर्जी तो पहले चलो निकाल लो, आप एक काम करो। तो E इज इक्वल टू बच्चा क्या होता है H इंटू म्यू, यानी H बाई सी, लैम्डा म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो फर्स्ट वाले केस में अगर U1 के लिए हम लोग एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो कितना आ जाएगा, HC का वैल्यू बच्चा आपको दिया हुआ है 1240 है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये आपको दिया हुआ है 248, लैम्डा आपको 248 दिया हुआ है। यहाँ से बच्चे आप लोग आराम से E निकाल सकते हो, एनर्जी 1 इसका ले लो और इसके लिए एनर्जी 2 ले लो। उसी तरह अपन E2 भी निकाल सकते हैं। E2 कितना हो जाएगा, तो E2 हो जाएगा 1240, बेटा HC की वैल्यू दी हुई थी ना पहले से 1240, इसीलिए 1240 अपन पुट कर रहे हैं, 1240 अपॉन 310। ठीक है, तो E1 E2, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, देखो ये फर्स्ट वाला लिया है ना, E1 की वैल्यू 1240 डिवाइडेड बाई अगर हम लोग 248 करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके निकालो। ये बच्चा आपका चला जाएगा 248, ये आपका चला जाएगा 5 बार में, और ये हो जाएगा 3 4 12 1040, ये हो जाएगा आपका 4 बार में, यानी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सिंपल सा था। तो अब बताओ मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, E1 की जगह मैंने लिख दिया 5 माइनस वर्क फंक्शन को अगर मैं 5 लिख रहा हूँ तो 5 माइनस इसके लिए बच्चा क्या हो जाएगा 4 माइनस 5, और देखो हाफ एम तो बच्चा कैंसिल हो ही जा रहा है, और U1 अपॉन U2 इसका रेशियो निकालोगे बच्चा कितना आ जाएगा 4/1, 5 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 5। अब मुझे नहीं लगता है कि आप इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 4 4 जा 16 माइनस 4 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 5, माइनस 5 बच्चा ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 5 इज इक्वल टू, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 3 11, तो 5 इज इक्वल टू 6/11। समझ गए, आसान था यहाँ तक,
सही तो है ना कैलकुलेशन? 6/11/6, सॉरी 5 = 11/6। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल लिए। तो जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन था। तो मैंने कहा ना बच्चों कि इसमें अभी ऐसा नहीं कि बहुत वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, है ही नहीं यार, एक तो फॉर्मूला है। अब एक फॉर्मूले पे बच्चा कितना क्वेश्चन बनाएगा वो, है ना, घूम फिर के यही आएगा यही आएगा। अब बाकी कुल मिला कहानी है कि आपको समझना पड़ेगा। अब इसमें और भी क्वेश्चंस बच्चे बनते हैं ग्राफ वाले, तो वो मैं सजेस्ट करूंगा कि मैंने न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन कराया बच्चा, ग्राफ वाले आप लोग खुद से कर सकते हो। जिन बच्चों की सर ग्राफ वाले मुझे क्वेश्चन चाहिए बेटा, गूगल पे अवेलेबल है, जिनके पास नहीं है वो पर्सनली मुझे कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए, है ना, मुझसे कांटेक्ट करिए। ईमेल आईडी मुझे दीजिए अपनी, पर्सनल कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, वहां से मैं आपको प्रॉब्लम की पूरी शीट भेज दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो कुल मिला के जो न्यूमेरिकल्स बन सकते थे बच्चे, एकदम 2 कॉर्डी वाले भी मैंने आपको करा दिए, थोड़े मेंस एडवांस में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो भी करा दिए। आपने एक बार खुद क्वेश्चन निकाल के देखो, सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होंगे, इस पे टफ क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है। तो होपफुली बच्चों आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग का मिल रहा है, तो वीडियो बनाने में मजा आ रहा है, तो इसी तरह रिस्पॉन्स देते रहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मैटर वेव के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा। और ये जो आई थिंक सब समझ में आया होगा, है ना। चलो, कोई सजेशन होगा तो प्लीज बताइएगा। जय हिंद।